डेली दारू पी कर के आने लगा। अपने दोस्तों को भी लेके आता था, उनको भी रात भर ड्रिंक कराता था। मेरे ही पैसों से वो दारू पीता था, अय्याशी करता था। जब मैं इसका विरोध करने लगी, उसको मना करने लगी, तो वो मुझसे मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। उसने मेरी बिना परमिशन के मेरे पिक्स, मेरे वीडियोस वगैरह बनाए, जिसको लेकर के हमेशा ब्लैकमेल करता था। ड्रिंक करने के लिए पैसे मांगता था मुझसे कि अगर तुम मुझसे पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी ये पिक्स, वीडियोस वगैरह को मैं वायरल कर दूंगा, इतना वायरल कर दूंगा कि कोई लड़का तुमसे ना शादी करना चाहेगा और ना ही तुम्हें अपने घर की कोई बहू बनाना चाहे। आरा की एक बेटी जो आज दर दर भटक रही है सिर्फ और सिर्फ न्याय पाने के लिए, ये प्यार में पड़ती है और प्यार में पड़ने के बाद एक लड़का इनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ, आपके साथ क्या हुआ है। मैम एक्चुअली मैं और मेरा जो बॉयफ्रेंड था, ठीक है, तो हम लोग लाइक बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। हमने एक साथ स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। करीबन हम लोग 2008 से एक दूसरे को जानते हैं और 2008 से मतलब हमारा रिलेशन था। पहले हम मतलब फ्रेंड थे, देन आफ्टर फिर हमने कुछ सालों बाद जब हम दोनों की मर्ज़ी से मतलब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, देन हम 2014 में फिर रिलेशनशिप में आ गए। फिर रिलेशनशिप में आने के बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और हमारे रिश्ते के बारे में हमारे घर परिवार को भी पता था, उसके माता पिता, उसके दोस्तों, भाई बहनों, सबको पता था। मेरे भी घर में पता था हमारे रिश्ते की बात। हम लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, जिसमें हम दोनों की रजामंदी थी। मतलब कि 8-9 साल से आप दोनों रिलेशनशिप में थी और आप लोग दिल्ली गई है ना, और शादी की भी बात हुई थी। तो शादी से क्या वो इनकार कर दिया कि आपको बहला फुसला के वो दिल्ली ले गया? नहीं एक्चुअली वो कहीं सेटल नहीं था, बट उसने बोला कि अभी मुझे कहीं जॉब लगने वाली है जिसमें मुझे 50,000 से 1 लाख मेरी मंथ की इनकम होगी, तो हम लोग सेटल हो जाएंगे प्रॉपर वे में, तो 1-2 सालों में शादी कर लेंगे। तो इसी वजह से मैं 2022 में उसके साथ दिल्ली चली गई, जिसमें हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर जब वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे वो कोई जॉब नहीं करता था, इंटरव्यूज़ वगैरह भी देता था, तो कहीं उसका सिलेक्शन वगैरह होता नहीं था। तो वो जो इंटरव्यूज वगैरह देता था, सिलेक्शन नहीं होता था, जॉब नहीं थी उसके पास, तो वो किसके खर्चे पे रह रहा था? मैम मैं ही जॉब करने लगी वहाँ पे दिल्ली में, तो मैं ही सारा खर्च उठाती थी। उसके खाने-पीने का खर्च, रूम का किराया, बाकी की जो अन्य उसकी ज़रूरतें भी थी, उसके मेडिकल के खर्चे, उसके कपड़े, बाकी जो एक घर की ज़रूरतें होती हैं, वो सारा कुछ मैं ही देखती थी। तो मेरे ही पैसों पे पूरा घर चलता था, उसका भी खर्चा चलता था और मैं खुद की अपनी खर्च भी करती थी। मतलब ये आप उनको कमा के भी खिला रही थी, उनको जो भी उनके डेली एक्सपेंसेस है वो भी हैंडल कर रही थी, उसके बावजूद वो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि वो डेली दारू पी कर के आने लगा। डेली रात में उसका हो गया था कि हाँ ठीक है, ड्रिंक करके आता था। 24 घंटा वो सिर्फ ड्रिंक ही करता था। और उसके बाद उसने ड्रिंक करने के बाद जब मैं उसको अपने दोस्तों को भी लेके आता था, उनको भी रात भर ड्रिंक कराता था, रखता था मेरे घर पे ही। मेरे ही पैसों से वो दारू पीता था, अय्याशी करता था। और जब मैं इसका विरोध करने लगी, उसको मना करने लगी, तो वो मुझसे मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। मुझे बहुत अलग लेवल पे फिजिकली, मेंटली टॉर्चर करने लगा, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर उसने मेरी बिना परमिशन के मेरे पिक्स, मेरे वीडियोस वगैरह बनाए, जिसको लेकर के हमेशा ब्लैकमेल करता था। मेरे साथ बहुत बार नशे में वो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करता था, जिसमें कि बोलता था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, क्योंकि ड्रिंक करने के लिए मैं उसको पैसे नहीं देती थी, तो वो किसी ना किसी बहाने से ड्रिंक करने के लिए पैसे मांगता था मुझसे कि अगर तुम मुझसे पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी ये पिक्स, वीडियोस वगैरह को मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा, तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम खुद ही कल के डेट में सुसाइड कर लोगे। तो इस तरीके से वो मुझे बार-बार धमकियाँ देने लगा। फाइनली मेरा डिसीज़न हो गया था कि मुझे अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। जब मैंने छोड़ने का निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, फिर वापस से उसने मुझे उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ब्लैकमेलिंग करने लगा, पिक्स वगैरह वीडियोज़ को लेकर के, और बोला कि तुम तो इतने साल मेरे साथ रिलेशनशिप में रही हो, तुमसे कौन ही कोई शादी करना चाहेगा। तुम्हारी पिक्स को लेकर के भी मैं इतना वायरल कर दूँगा कि कोई लड़का तुमसे ना शादी करना चाहेगा और ना ही तुम्हें अपने घर की कोई बहू बनाना चाहेगा। फिर जब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, मैं इतनी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो गई, फिर वो कुछ मेडिसिन थे जो विटामिन्स के नाम पर के वो मुझे खिलाता था। आपने मेडिसिन को चेक नहीं किया? नहीं, क्योंकि मैं मतलब आप पढ़ी लिखी हैं, मैम ग्रेजुएट हूँ मैं। तो ग्रेजुएट हैं आप और आपने मेडिसिन का नाम नहीं पढ़ा। नहीं, एक्चुअली मैं तो उस पे ट्रस्ट करती थी ना। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो डॉक्टर ने फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखे थे, जिसमें इसने बोला कि ये विटामिन्स की दवा है। तो विटामिन्स की दवा कह के वो मुझे ये दवाइयाँ खिलाता था, जिसका ना कभी उसने रैपर दिखाया। इतना आप उस पे अंधा विश्वास करती थी कि वो क्या आपको दे रहा है, क्या गोली खिला रहा है, वो भी आपने चेक नहीं किया। आपके साथ जबकि फिजिकल असॉल्ट चालू हो चुका था, है ना?
नहीं, ये जब दवाई वाली बात थी तो उस टाइम हमारे बीच में मतलब वो ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ें नहीं थी, तो मैं तो उस पे ट्रस्ट करती थी, तो मुझे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मतलब पहले दवाइयाँ खिला के नशे में करने के बाद फिर वो वीडियोज़ बनाया, अब वीडियोज़ बनाने के बाद वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। हाँ, दवाइयाँ जब देता था तो मैं फिर गहरी नींद में सो जाती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कौन कर रहा है क्योंकि मेरी आँख खुल नहीं पाती थी, मैं इतनी गहरी नींद में थी तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन उसने बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने दोस्तों के साथ भी मुझे शेयरिंग करने की बात के लिए वो फ़ोर्सफुली करता था मेरे साथ। मतलब कि वो शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ आपके फ्लैट पे, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वो आपको रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर भी कर रहा था। ये सारी बातें आप मुझे पहले आपने बताया कि आपकी शादी की बात हो रही थी, तो क्या घर वालों को ये पता था कि आप दिल्ली में उसके साथ रह रहे हो? मेरे घर वालों में मेरे माँ-बाप को नहीं पता थी, लेकिन मेरे भाई-बहनों को पता थी। उसके घर वालों में सबको पता था कि हाँ, हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो ठीक है। आपने कभी कोशिश नहीं किया कि आप उनके घर वालों को बताओ ये सारी चीज़ें कि वो आपका बेटा कितना गलत कर रहा है? एक्चुअली मैंने उसके फादर को कॉल किया था, मैंने बताया भी कि आपका बेटा मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें कर रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा बेटा चाहेगा वही हमारी मर्ज़ी होगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना सब कुछ सहने के बाद फिर आप डिसाइड क्यों नहीं की उससे अलग होने का? जब मैं छोड़ने का मैंने उसको सोचा, मैंने निर्णय लिया, तब उसने फिर वापस से वो सारी चीज़ें कि ब्लैकमेलिंग करके मुझे वीडियोज़ को लेकर के ब्लैकमेल करने लगा। कैसे मतलब उसके चंगुल से निकली? क्योंकि वो तो आपके साथ रह रहा था, ब्लैकमेल भी आपको कर रहा था, तो पैसे-वैसे भी माँगा होगा उसने? जी, जी मैम। करीबन 2 लाख के करीबन में मैंने ऑनलाइन उसको ट्रांज़ैक्शन किया है। मतलब जॉब कर रही थी, आप खर्चे भी उठा रही थी, उसके बावजूद आप ब्लैकमेल भी हो रही थी, ब्लैकमेल होने के बाद आप पैसे भी उसको दे रही थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं तो अपने घरवालों को बता नहीं सकती थी और ना ही मैं किसी और को बता सकती थी और उसने मुझे धमकी भी दिया था कि अगर तुम किसी को बताओगी तो अकेली रहती हो दिल्ली में, तुम्हें जान से बर्बाद हो गया। जान से भी मारने की धमकी उसने दी आपको। जी, जी मैम। इतना सब कुछ सह रही थी, पैसे दे रही थी, ब्लैकमेल कर रहा था, उसके बाद फिर आप उससे मतलब कैसे निकली ये सारी चीज़ों से? जब मेरी सहने की हद पार हो गई और उसका टॉर्चर करने की सारी चीज़ें लिमिट क्रॉस हो गई, तो मैंने जाके न्यू अशोकनगर थाने में पुलिस कंप्लेन कराई कि सर ये लड़का है। मैंने वो सारी चीज़ें बताई अपनी, जो भी मेरी स्टोरी दिल्ली थी। में? हाँ जी मैम। तो फिर वहाँ से पुलिस वालों ने उसको कॉल किया, चीज़ें बताई कि ठीक है तुम रूम खाली कर दो। तब जा कर के वो सितंबर में रूम खाली करके गया। मतलब पुलिस के धमकाने के बाद आपके रूम से खाली करके वो कहीं और चला गया। उसके बाद पुलिस ने क्या उसके मोबाइल और लैपटॉप से मतलब जो भी था उसके पास, उससे वीडियोज़ नहीं डिलीट करवाए? जब मैंने एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस में वो किया, कंप्लेन की कि हाँ, मुझे एफआईआर करानी है उसके खिलाफ, तो दिल्ली पुलिस वाले भी मुझे टाइम पे टाइम देने लगे कि ठीक है कल आना, परसों आना। 3 से 4 महीने तक मुझे ऐसे ही दौड़ाते रह गए, कभी इस थाने, कभी उस थाने। फिर वापस जब 2025 में मैंने डीसीपी ऑफिस गई, डीसीपी ऑफिस का जब ऑर्डर आया तब जाके एफआईआर रजिस्टर हुई, जो कि ज़ीरो एफआईआर हुई और वो ज़ीरो एफआईआर हो कर के पटना पुलिस थाने में ये केस ट्रांसफ़र हो गया। पटना पुलिस थाने में केस जब रेफर हुआ तो पुलिस वाले आपको कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? क्या अभी भी आपको ब्लैकमेल करता है वो लड़का? मैम 16 मार्च को एफआईआर रजिस्टर हुई थी जो कि रुपसपुर थाने में हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ना कोई सुनवाई हुई है, ना कुछ ऐसे उसके खिलाफ अरेस्टिंग हुई है। और जब भी मैं पुलिस को पूछती हूँ कि कब क्या चीज़ें होंगी, प्रोसीजर कब होगा, कब आप आगे स्टेप लोगे, वो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ बहाना देते हैं, ठीक है अभी नहीं आई हो, नहीं आई है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, देन आफ्टर फिर हुआ कि तुम ये एविडेंस दो तब मैं जाके प्रोसीजर करूँगा। तो बहुत सारे पुलिस कुछ ना कुछ बहाने दिए जा रही है और मुझे नहीं पता कि उसको वो बार-बार क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी तक आपको ब्लैकमेल कर रहा है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पे के नाम पे? हाँ, अभी भी वो अपने दोस्तों के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करा रहे हैं। उसके दोस्त अभी भी मुझे मैसेज करके ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं केस वापस लेने के लिए कि अगर ये चीज़ें तुम नहीं करोगी तो मैं फिर से तुम्हारी वेबसाइट्स वगैरह पे पिक्स वगैरह वीडियो डाल दूँगा और तुम्हारे घरवालों को भी दिखा दूँगा। पुलिस वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं? आप कोर्ट में जाकर के केस को की है? फिलहाल मैं कोर्ट से ही मैं आ रही हूँ और कोर्ट में ही मैंने अपनी बयान दिया है क्योंकि पुलिस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। 3 महीने से वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ बस बहाने दिए जा रहे हैं। 90 दिन होने को आया है लेकिन अभी तक मेरे को इस पे ना कुछ काम हुआ है और ना ही उसकी कोई अरेस्टिंग हुई। उसको सज़ा दिलवाना चाहती हैं? मैम ऐसे दरिंदे के साथ जो कुछ टाइम पहले मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें की, मुझे कल की डेट में अगर शायद मैं दिल्ली में और रहती तो वो मुझे किसी ना किसी को बेच ही देता क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहा था मेरे साथ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो पैसों के लिए शायद वो मुझे किसी को बेच भी देता या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर के
बात कर लेते। यही 2 रास्ते थे मेरे पास, जो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ और रहती तो होता मेरे साथ ये चीज़ें। और ऐसे लड़के के साथ जो आपको शादी के पहले फिज़िकल वायलेंस कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ना कोई जॉब कर रहा है और आपको किसी और के साथ सोने के लिए इतना ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है, तो ऐसे लड़के के साथ तो मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूँगी। ना ही मैं उससे किसी भी तरह का संबंध रखना चाहूँगी। उसने मेरे इमोशंस, मेरी भावनाओं के साथ खेला है। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से मेरे साथ गेम कर रहा है, क्योंकि जब तक मैं रिलेशनशिप लिव इन में नहीं आई थी, तब तक चीज़ें ठीक थी, बहुत हद तक सारी चीज़ें चल रही थी। लग रहा था कि ठीक है, अब ये यही है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन जब धीरे-धीरे मैं इसके साथ रहने लगी, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ लिव इन में नहीं रहते हो, आपको सामने वाले की असलियत नहीं पता चलती है कि वो एक्चुअल इंसान कैसा है। फिर जब मुझे पता चला कि इसकी एक्चुअल मेंटालिटी क्या है, और रही बात शादी की, तो वो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। शुरू से वो उसने बस मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया, मेरे पैसे लिए, और मुझे जो भी है वो जिस तरीके से टॉर्चर कर सकता था अपने लेवल पे, उसने मुझे किया। उसका एम्बिशन ही यही था कि हाँ, मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। मतलब कि इतना बहला फुसला कर इमोशनली लड़के खेलते हैं लड़कियों के साथ कि लड़की एकदम मजबूर हो जाती है उसका हर एक बात मानने के लिए। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, मैं उन लड़कियों से भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जिस पे बिलीव कर रहे हो, आप जिस पे भरोसा कर रहे हो, एकदम आँख बंद करके इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हो, वो आपके साथ लास्ट में क्या करते? इस हाल तक छोड़ देते कि फिर आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होते हो। और इसके साथ भी वही हो रहा है कि ये 8-9 साल किसी लड़के को दे रही है, इमोशनली अपना पूरा टाइम उसको दी, इमोशन अपना पूरा इसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसका फ़ोटोज़, वीडियो, क्योंकि लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेलना बहुत आसान है। किसी भी लड़की का इज़्ज़त आराम से कोई भी नीलाम कर सकता है, सिर्फ़ इस बेसिस पे कि वो लड़की है। लेकिन लड़का का कुछ नहीं जाता इसमें। यहाँ भी यही चीज़ हो रहा है कि इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल, ये तो प्यार के साथ, अब उस पे भरोसे के साथ उसके साथ गई थी, और इसके साथ क्या हुआ? आज वीडियोज़ बना लिया, फ़ोटोज़ निकाल लिया और इसको ब्लैकमेल कर रहा है, इससे पैसे ऐंठ रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रशासन हमारे बिहार की है, इस केस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उस लड़के को सज़ा दे, और उस लड़के को देख कर के ये पता चले, उस लड़के को इस तरह की सज़ा दे कि ताकि आगे जो बाकी जो लड़के इस तरह का करने का सोच रहे हैं, कभी भी ना सोचे किसी लड़की के साथ। और मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि आप आज के ज़माने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, आपको हर एक चीज़ सोच समझ के करना चाहिए, ना कि आँख बंद करके किसी और पे एकदम डायरेक्ट भरोसा करना चाहिए। जैसे इसने किया था, ये आरा की है और आज दिल्ली में जॉब भी कर रही है, उसके बावजूद आरा, दिल्ली, पटना भटक रही है। आपको लगता है कि आपने ये गलती किया था? मैम, मैंने तो भरोसा और प्यार किया था। आपको एहसास होता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए? किसी पे भरोसा करना और प्यार करना अगर गलती है, तो बेशक आप इसको कह सकते हो कि हाँ, मैंने गलती की हो, क्योंकि अगर मैंने एक सही इंसान से शायद ये चीज़ें की होती, तो आज इतनी ज़्यादा मुझे दौड़नी ना पड़ती और ये केस कोर्ट कचहरी मुझे ना करना पड़ता। आप क्या चाहते हो, उस लड़की को क्या सज़ा मिलना चाहिए? उसने जो मेरे साथ किया है, मैं उसके साथ मतलब किसी भी तरह का आगे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, और जो भी उसने मेरे साथ गलत किया है, उस उन गलतियों की उसको सज़ा मिले, और ताकि वो कभी भी मेरे साथ क्या किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करने का सोचे तो वो ना करे। और प्लस उसने जो मेरे वीडियोस पिक्स वगैरह है, जो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वायरल भी कर रहा है अपने दोस्तों को या फिर और लोगों को जो भेज रहा है, वो उसके फ़ोन से डिलीट हो जाए, और मुझे आगे किसी भी तरह का उससे कोई संबंध नहीं रखना। पूरे समाज में ऐसी बहुत सारी केसेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, जो लड़कियाँ आँख बंद करके लड़कों पे भरोसा करती है, सही करती है? और मैं उन लड़कों से भी पूछना चाहती हूँ कि आप जो लड़कियों को इस्तेमाल करते हो, क्या वो सही है? बाकी ऐसे न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।